तो अगेन इन जो 12 मैं अनुसूचियों के बारे में पढ़ाया, एक बार हम इसको संक्षेप में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितना बताया मैंने बाबू? तो वर्तमान समय में कितने हैं? 12। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है कितना? 12। ठीक है ना। आते हैं, देखो ये सब मैंने आपको नोट्स में लिखाया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैंने रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ। आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तब कुल अनुसूचियों की संख्या थी 8, ठीक है ना। वर्तमान समय में कुल अनुसूचियों की संख्या है 12, ठीक है ना। 12 अनुसूची हो गए, तो 2 सवाल तो यहीं पर बन गया। आगे बढ़ते हैं। पहली अनुसूची जिसका विषय है, इसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। शॉर्ट में क्या बोलोगे? पहली अनुसूची में भारत के स्टेट और यूटी का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जो है सो अगर एक शब्द में अगर व्याख्या करना चाहें तो मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। किसको मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन? जो संविधान के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा के सदस्य, इन सबों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में इन्हीं महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले जो लोग हैं, इन लोगों द्वारा अपने पद ग्रहण करने के पहले ली जाने वाली जो ओथ है, प्रतिज्ञा है संविधान का, उसका उल्लेख किया गया है। यानी एक शब्द में शपथ का उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से इस समय, ठीक है, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी, इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में भेजे जाने वाले सीटों के आवंटन का उल्लेख है। तो चौथी अनुसूची को अगर लंबा नहीं तो शॉर्ट में क्या याद रखोगे? राज्यसभा। बस हो गया चौथी अनुसूची, ठीक है। और 5वीं अनुसूची में जो है सो हमारे देश की जो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति वर्ग है उसके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना, 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में जो है हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य है, जिसका मैंने ट्रिक आपको क्या बताया? ममता। एम से मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा, सॉरी एम से फिर मेघालय, फिर मिजोरम, और टी से हो गया त्रिपुरा। MAMTA 6, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों के जो है सो प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में जो है सो बड़ा इंपॉर्टेंट और 12 अनुसूचियों में सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची यही है। कारण क्योंकि हमारे यहाँ जो 2 महत्वपूर्ण प्रकार की सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों ही सरकारों के बीच में स्पष्ट रूप से जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किया गया है 7वीं अनुसूची में 3 सूची बना करके। ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची जिसको अंग्रेजी में यूनियन लिस्ट बोलते हैं, राज्य सूची जिसको अंग्रेजी में हम लोग स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और समवर्ती सूची जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इन 3 सूचियां बना करके जो है सो दोनों ही सरकारों के बीच में जो है सो स्पष्ट रूप से उसके शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है ना। नाम से पता चल रहा है, संघ मतलब केंद्र की सरकार या संसद कानून बनाएगी, राज्य सूची में राज्य विधानमंडल या राज्य की सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार है। परंतु अगर किसी एक विषय पर दोनों ही सरकारों ने कानून बनाया है और उस कानून में किसी प्रकार का टकराव हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो केंद्र सरकार यानी कि संसद द्वारा जो बनाया गया कानून है उस कानून को मान्यता दिया जाएगा, राज्य सरकार के कानून को इनवैलिड कर दिया जाएगा, उसको मान्यता नहीं दी जाएगी। अब वैसे विषय जिसका उल्लेख इन तीनों ही सूचियों में नहीं है, ऐसे विषयों को कहा जाता है अवशिष्ट विषय, ठीक है ना, ध्यान रखना। अवशिष्ट विषय जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रेसिडुअल पावर, ठीक है ना। अवशिष्ट विषय जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेसिडुअल पावर, ठीक है ना। तो रेसिडुअल पावर में वैसे विषय रखे गए हैं या वैसे विषय हैं जिसका उल्लेख संविधान में है, ये नहीं। अवशिष्ट विषय का मतलब क्या? वैसा विषय जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, ऐसे बचे हुए विषय को अवशिष्ट विषय कहते हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 248(1), भारतीय संविधान का आर्टिकल 248(1) साफ कहता है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल जो है सो यूनियन गवर्नमेंट को, भारत सरकार को है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर इसी में शॉर्ट में परिभाषा लिखा गया है, वैसा विषय जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है उसको अवशिष्ट विषय कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 7वीं अनुसूची। अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में मैंने पढ़ाया कि 8वीं अनुसूची की अगर एक लाइन में अगर व्याख्या करने बोले तो इसमें कह सकते हो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आरंभ में जब संविधान लागू हुआ तब कुल भाषाओं की संख्या थी 14। वर्तमान समय में इस 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या है 22, यानी 8 भाषा जो इसमें बढ़े हैं, अलग अलग समय में संविधान को संशोधन करके 8 भाषाओं को जोड़ा गया है, ठीक है ना। इसमें पहली भाषा जो जुड़ी है वो है, का नाम है सिंधी, ठीक है ना। तो सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया।
3 भाषा को, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक में बोला KMN याद रखने के लिए, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में। और ये 4 भाषा को MSDB, महेंद्र सिंह धोनी याद रखो, ठीक है ना, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाओं को MSDB शॉर्ट ट्रिक हो गया, 92वां संविधान संशोधन करके जो है सो 2003 में जोड़ा गया। ये जितना भी मैं सब कुछ बोल रहा हूं ना, ये सब सवाल है। जैसे पूछेगा कि 4 भाषा MSDB के अंतर्गत जो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी है, ये 4 भाषा को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको ध्यान रखना है कि 92वां संविधान संशोधन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आरंभ में इस सूची में 14 विषय थे। वर्तमान समय में जो है इस सूची में विषयों की जो संख्या थी वो थी 14, वर्तमान समय में हो गया कितना? 22। अब आते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का जो विषय था, 9वीं अनुसूची को जो है सो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची का जो विषय है उसको अगर एक शब्द में व्याख्या करना कहे तो आपको इतना बोलना है, भूमि सुधार। तीसरा सवाल बनेगा 9वीं अनुसूची में आरंभ में कितने विषय थे? इसका उत्तर हो जाएगा 13। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो 284। 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची में जो विषय रख दिए गए उस पर सरकार किसी भी पार्टी का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को हटा नहीं सकती है, समाप्त नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, 9वीं अनुसूची में रखे गए विषय को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा लाया गया और 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों को जो संरक्षण दिया गया तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक और आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम था 31B। तो 31B के तहत 9वीं अनुसूची में रखे गए विभिन्न कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है, ठीक है ना, और इसको अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। परंतु 1973 के केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों से अगर नागरिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में 9वीं अनुसूची के रखे गए विषयों को भी अदालत में चुनौती दिया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय, आरक्षण 9वीं अनुसूची का विषय नहीं है। हालांकि लंबे समय से इस बात की डिमांड की जा रही है कि आरक्षण को, रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में रखो, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इसको, आरक्षण को जो है सो 9वीं अनुसूची में नहीं रखा है। अगर रख दिया जाएगा तो आरक्षण को लेकर के कभी भी किसी व्यक्ति को डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 9वीं अनुसूची में आया तो ये जगह है कि यहां पर आके फंस जाता है, अगर बाद फिर निकलता नहीं है कोई चीज, ठीक है ना। 9वीं अनुसूची के बाद आते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का जो विषय है वो दल बदल है और 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। आरंभ में इस 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल लाने का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि जब 1-2 विधायक किसी पार्टी के सिंबल पर जीतता था, बाद में कुछ पैसे और मंत्री पद की लालच में उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता था, तो जिस पार्टी से जीता उस पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती थी और सरकार गिर भी जाती थी। तो ऐसी स्थिति में सरकारों के लिए और प्रत्येक दलों के लिए एक चिंता का सबब बन गया। तो अंत में 1985 में दल बदल के लिए एक स्पेशल जो है सो 10वीं अनुसूची संविधान में लाया गया और कहा गया कि अगर 1-2 व्यक्ति अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, जहां से यानी को विधायक या सांसद है वो समाप्त हो जाएगा। तो आरंभ में 1/3 किया गया, मतलब पार्टी तोड़ने का अधिकार दिया गया। ये नहीं कि आप पार्टी तोड़ नहीं सकते, लेकिन 1/3 रखा गया फिगर। मान लिया जाए कि टोटल 12 लोग हैं जीते हैं एक पार्टी से और उसका अगर 1 तिहाई करें तो 4 लोग अगर एक साथ पार्टी तोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तब उसको जो है सो दल बदल नहीं माना जाएगा। तब उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि उसने पार्टी को जो है सो विलय किया दूसरी पार्टी में, ठीक है। बाद में 1/3 की फिगर को बढ़ा दिया गया और इसको बढ़ाने के लिए संविधान में 51वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया और इसके तहत दल विरोधी कानून को जो है सो बढ़ा करके कितना किया गया? 2 तिहाई, ठीक है। तो ये था 10वीं अनुसूची। और 11वीं और 12वीं अनुसूची को मैंने आपको बताया कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची का जो विषय है वो विषय है आपका जाकर के क्या? ग्राम पंचायत। 11वीं अनुसूची का जो विषय है वह है आपका ग्राम पंचायत। तो 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची इन दोनों को 1992 में जो है सो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन द्वारा और 12वीं को सटल 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची का विषय है ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची का विषय है शहरी निकाय, ठीक है ना। ग्राम पंचायत को 29 विषय दिए गए हैं और शहरी निकाय को 18 विषय दिए गए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख करके जहां पर आपको लगते है कंफ्यूजन हो तो आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पर सर समझ में नहीं आया,
मैं उन चीज़ों को सरल तरीके से बताने का प्रयास करूँगा आपको, ठीक है ना। और मेरी ये कोशिश रही कि इस अनुसूची नाम का जो चैप्टर था इससे कोई सवाल आपका छूटे नहीं, और मेरा प्रयास यही रहा है, ठीक है। धन्यवाद।